नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान हम ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसके निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी। तो इसी प्रकार से हम आज इस चैप्टर के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसा हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वैसे ही हम अक्ष पर विद्युत विभव निकाल सकते हैं, उसके निरक्ष पर विद्युत विभव निकाल सकते हैं और किसी थीटा एंगल पर हम विद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी थीटा एंगल पर ही विद्युत विभव निकालते हैं और फिर उसमें थीटा की वैल्यू पुट करके हम अक्ष और निरक्ष दोनों पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से या डायपोल मोमेंट से थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर विद्युत विभव का मान हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसको मैं y अक्ष पर रखता हूँ। तो यहाँ पर एक प्लस का चार्ज है और इसी के कारण यहाँ पर ये माइनस का चार्ज, क्योंकि हमें पता है द्विध्रुव के अंदर एक चार्ज प्लस का एक माइनस का दोनों बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो ये माइनस का ये पॉइंट B मान लिया और ये पॉइंट A मान लिया। ये माइनस का Q चार्ज है और ये प्लस का Q चार्ज है। और ये पॉइंट जो है ये क्या है, द्विध्रुव का केंद्र O है। इसको हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। अब हमें पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बहुत अल्प होती हैं। इस डिस्टेंस को मैं A मान लेता हूँ, स्मॉल a मानते हैं हम, और ये भी स्मॉल a होती है क्योंकि डायपोल लेंथ टोटल जो होती है वो 2a के बराबर होती है। a प्लस a कितना हो गया, 2a। अब हमें पता है कि माइनस से प्लस की तरफ क्या होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है p की, p वेक्टर की डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। अब देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है कि ये जो डायपोल है, इस डायपोल के केंद्र से किसी भी थीटा एंगल पर यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए, थीटा तो एंगल पर और r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है कैपिटल P, इस पॉइंट पर हमें विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की आवेशों से दूरी हम ज्ञात करते हैं। तो इस आवेश से दूरी क्या हो जाएगी, और इस वाले माइनस Q चार्ज से आवेश से दूरी क्या हो जाएगी। इसको मैं A से P तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं R1 मान लेता हूँ, और यहाँ B से P की जो डिस्टेंस है उसको मैं R2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, R1 और R2 हमें अननोन होती है। हमें गिवन क्या होता है कि एक द्विध्रुव के केंद्र से इतनी डिस्टेंस पर, मतलब R हमें गिवन होती है। तो ये जो R1 R2 है इसको हम R और थीटा के पदों में हम ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो OP लाइन है, O से P लाइन जो है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इस OP लाइन के ऊपर A और B दोनों से लंब डालते हैं। तो A से इस OP लाइन पर मैं लंब डालूंगा तो ये यहाँ पर मिल रहा है किस पॉइंट पर, इसको C पॉइंट दे दिया, और यहाँ से B से OP पर लंब डालूंगा तो ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं D नाम दे देता हूँ। लंब डाला, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बन गया, क्या, OAC ट्राइंगल जो है। अब इस OAC में ये जो OC डिस्टेंस है वो कितनी है, और एक BOD में ये OD डिस्टेंस जो है ये कितनी है, ये हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखें ट्राइंगल OAC में हम देखें तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब हो गई, ठीक है, और 90 के सामने वाला ये कर्ण हो गया। इसका मतलब आधार क्या है, OC। तो ये क्या हो जाएगा, OC अपॉन में कर्ण कितना है, 90 के सामने वाला ये, और ये कितना है, स्मॉल a गिवन है, तो ये हो जाएगा। तो OC जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, A cos थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से OD जो है, इसमें भी देखो ये एंगल थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो OD डिस्टेंस भी इसी प्रकार, इस BOD में मैं cos थीटा यूज करूंगा तो यहाँ पर भी
ओ डी डिस्टेंस जो है ये भी ए कोस थीटा आ जाती है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ए कोस थीटा है और ओ से डी की डिस्टेंस भी, ये वाली डिस्टेंस जो है ये भी ए कोस थीटा है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये भी ए कोस थीटा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है, याद रखना बच्चों, ओ से पी की जो दूरी है उस दूरी की तुलना में ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होती है, और बहुत कम इतनी की जितनी की जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की तुलना में पृथ्वी पर दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी हो। पृथ्वी पर दिल्ली और मुंबई के बीच की जो दूरी है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है कि ओ से पी की जो दूरी है उसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो है डिस्टेंस आर डिस्टेंस ये बहुत बड़ी है ए की तुलना में। ये ओ से पी डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो ये आर डिस्टेंस इस ए की तुलना में क्या है, बहुत बड़ी है। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, जब बहुत बड़ी है तो उस केस में ए से पी तक की जो दूरी है वो लगभग सी से पी की दूरी के बराबर आ जाती है। ऐसा है तो एपी डिस्टेंस जो है वो लगभग सीपी डिस्टेंस के बराबर आ जाती है, क्योंकि ये एंगल, यहाँ एंगल जो बनेगा वो बहुत कम होगा, तो उस केस में एपी डिस्टेंस जो है वो सीपी डिस्टेंस के बराबर आ जाती है। जैसे मान लिया, आपको मैं समझाता हूँ, अगर ये समझ नहीं आया तो ये ए पॉइंट दिल्ली मान लो और ये सी पॉइंट जो है ये मुंबई मान लो, और यहाँ पे ये पॉइंट पी जो है सूर्य है। अब सूर्य से जब इसको देखते हैं तो ये इस दूरी के कंपैरिजन में दिल्ली मुंबई बहुत पास पास दिखेंगे। सूर्य से देखेंगे तो पूरी पृथ्वी दिखती है और पूरी पृथ्वी एक छोटी सी दिखती है, छोटे से बिंदु की तरह दिखेगी। तो उस केस में दिल्ली मुंबई की दूरी जो है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाएगी। तो उस केस में ये जो दोनों दूरियां हैं इन दोनों को हम क्या मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। तो ये सीपी जो डिस्टेंस है उतनी ही एपी डिस्टेंस हम मान सकते हैं। दूसरी बात करें, बी से डी की जो डिस्टेंस है वो डी से पी की दूरी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब हम देखते हैं कि AP जो है इसको हम ज्ञात करते हैं। AP जो है वो CP के बराबर हो जाएगा और BD जो है BP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, DP के बराबर हो जाएगा। तो अब हम AP फाइंड करते हैं। तो AP कितना है हमारा, तो देखिए AP जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, AP CP के बराबर हो जाएगा। और CP जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, OP में से देखिए यहाँ C से P की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो हमें यहाँ O से P तक की R पता है। उस डिस्टेंस में तो ये इतनी सी डिस्टेंस माइनस कर दे तो ये बच जाएगी C से P। तो इसको हम लिख सकते हैं OP माइनस OC। अब देखिए AP कितना है, R1 है, तो R1 डिस्टेंस जो है OP कितना है, R है, माइनस O से C जो है हम फाइंड कर चुके हैं कितना है, A कोस थीटा। तो ये A कोस थीटा आ जाता है। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि BP जो दूरी है वो BP दूरी हम किसके बराबर मान रहे हैं, D से P की दूरी के बराबर। और D से P की जो दूरी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, O से P, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, उसमें ये OD और जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, OP प्लस OD। तो ये BP कितना है, यहाँ से यहाँ तक का R2 है, तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R, क्योंकि O से P तक कितना है, R है, और O से D तक कितना है, A कोस थीटा, तो प्लस A कोस थीटा, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा, ये इसके इधर है इसलिए हम ऐड कर देंगे। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि इस A पर स्थित जो प्लस का Q आवेश है उसके कारण इस पॉइंट पर विभव हम ज्ञात करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, मान लिया प्लस Q के कारण इस पॉइंट पर जो विभव हो उसको हम V1 मान लेते हैं। तो V1 क्या हो जाता है बच्चों, ये बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, KQ अपॉन R होता है। तो KQ अपॉन R, लेकिन R यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेते हैं तो ये कितना है, R1, तो यहाँ हो जाएगा।
ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, बिंदु आवेश विद्युत विभव कितना होता है पिछले वीडियोज़ में। तो इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। इसी प्रकार B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको मान लेते हैं V2। तो माइनस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर विभव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, K माइनस Q अपॉन R2, क्योंकि ये आवेश कैसा है, माइनस का है, तो हम विभव के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं, तो ये आ जाएगा। ये समीकरण 4 हो गया। अब बच्चों ये दोनों माइनस Q प्लस Q आवेश मिलकर क्या करते हैं, द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विभव को हम क्या मान लेते हैं, V, और वो क्या हो जाएगा, दोनों के योग के बराबर, V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए V1 और V2 का मान समीकरण 3 और 4 से हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू है KQ/R1। अब प्लस करेंगे फिर V2 का मान रखेंगे, लेकिन V2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है, माइनस बाहर आ के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस KQ/R2। अब यहाँ से KQ दोनों जगह हैं तो कॉमन ले लेंगे हम, तो V इज इक्वल टू KQ और ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो गया बच्चों। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, तो V इज इक्वल टू KQ और ये क्या हो जाएगा, R1 R2 हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। ये आ गया हमारे पास, और ये समीकरण हम 5 दे देते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 5 में 1 और 2 से R1 R2 का मान हम पुट कर देंगे। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से R1 व R2 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखो तो क्या आ जाएगा, देखो V इज इक्वल टू KQ, R2 की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, R प्लस A कोस थीटा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस R1 का मान कितना है, R माइनस A कोस थीटा, तो ये R माइनस A कोस थीटा अपॉन में R1 R2, इसका मतलब R प्लस A कोस थीटा डॉट R माइनस A कोस थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए हम इन नीचे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू KQ, ये हो जाएगा देखो R प्लस A कोस थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और R माइनस का, तो ये A कोस थीटा अपॉन नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A प्लस B है और ये A माइनस B है, तो A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर R प्लस का है और यहाँ R माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ से हमारे पास में, अब मैं इधर वाले चीज़ों को मिटा देता हूँ, यहाँ से हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास विभव टोटल। तो देखो V इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं वहाँ से V इज इक्वल टू KQ और अंदर क्या बचेगा, देखिए A कोस थीटा और A कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2A कोस थीटा, तो अंदर आ गया 2A कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं कि R जो होता है वो बहुत बड़ा होता है A से, तो R का स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा A स्क्वायर से, तो उस केस में ये A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, तो A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को R स्क्वायर की तुलना में
नगण्य मानने पर इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू, अब देखिए इस ब्रैकेट को हटा देते हैं हम, 2aq को हम साथ में लिख देते हैं, पहले k लिख देते हैं फिर 2aq, क्योंकि k है, फिर 2a इंटू क्यू है, फिर cos थीटा है, अपॉन में ये पार्ट जो है वो नेगलेक्ट कर चुके अपन, तो बचेगा क्या, सिर्फ r स्क्वायर बचेगा। अब हमें पता है बच्चों, हम पर जब डाइपोल हमने पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि 2a इंटू क्यू जो होता है वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ पर इस 2aq की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, p पुट कर देंगे, तो हमारे पास v इज इक्वल टू आ जाएगा kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ जाती है। और ये 6 है कि एक डाइपोल है, उस डाइपोल के कारण उसके केंद्र से r डिस्टेंस और थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहाँ p डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है विभव का। अब इसको हम सदिश रूप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। सदिश रूप हम इसका देखें, वेक्टर रूप में हम देखें तो देखिए बच्चों, हमें पता है, थोड़ा सा हम उल्टा चलते हैं यहाँ पे, तो अगर p वेक्टर डॉट r कैप हो, ये एकांक सदिश है, ये p वेक्टर है हमारा, p सदिश है, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता तो हम क्या लिखते हैं, उनको ओपन करते तो पहले वाले सदिश का परिमाण दूसरे वाले सदिश का परिमाण इंटू cos थीटा, ऐसे करते हैं। तो p वेक्टर का परिमाण जो है उसको मैं p लिख दिया। अब ये r कैप क्या है, एकांक सदिश है, और एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है, डॉट cos थीटा, तो p इंटू 1 cos थीटा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, p cos थीटा। इसका मतलब p वेक्टर डॉट r कैप को जो है वो मैं p cos थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम p cos थीटा हमारे पास फॉर्मूले में पहले से है, p cos थीटा हमारे पास फॉर्मूले में पहले से है, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 6 से, समीकरण 6 से v इज इक्वल टू आ जाएगा k ब्रैकेट p वेक्टर डॉट r कैप अपॉन में r स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर r कैप जो होता है, एकांक सदिश जो होता है, उसको हम लिख सकते हैं सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो इस r कैप की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो ऊपर वेक्टर आ जाएगा, एक r नीचे आके नीचे क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो v इज इक्वल टू k p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन में r क्यूब, ये आ जाता है हमारे पास। और यहाँ पर k की वैल्यू हमें पता है, पुट कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये बच्चों आपका इसका वेक्टर रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक द्विध्रुव के कारण r दूरी और थीटा एंगल पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर विभव का जो फॉर्मूला होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और सदिश रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हम r और थीटा एंगल पर पहले वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं कि r दूरी और थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। फिर उसी फॉर्मूले को यूज करके हम उसमें थीटा की वैल्यूज पुट करके हम क्या करेंगे, उसके द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव निकाल लेंगे और द्विध्रुव के निरक्ष पर हम विद्युत विभव निकाल लेंगे। तो देखो हम अक्ष और निरक्ष दोनों पर विद्युत विभव निकालते हैं। तो यहाँ पर हम स्थितियाँ ले लेंगे कि अगर वो पॉइंट कहाँ पर हो, अक्ष पर स्थित हो, तो क्या होगा। तो यहाँ हम देखते हैं विशिष्ट स्थितियाँ, विशिष्ट स्थितियाँ। विशिष्ट स्थितियों में पहला स्थिति देख रहे हैं कि यदि बिंदु P अक्ष पर स्थित हो, बिंदु P कहाँ हो, अक्ष पर स्थित हो, तो अक्ष पर होगा तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसको समझिए बच्चों, देखिए ये पॉइंट अभी इधर है, थीटा एंगल पे है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है ये, तो अगर ये पॉइंट घूम के यहाँ आ जाए तो उस केस में हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो भी इधर है,
और ये पॉइंट भी इधर आ जाएगा, तो उस केस में P और R के बीच एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, जब ये पॉइंट अक्ष पर आ जाएगा, इधर थीटा एंगल ना होके अक्ष पर आ जाएगा, तो उस केस में थीटा बराबर 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, तो कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो समीकरण 6 से, समीकरण 6 में हम यहाँ कोस थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो V इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आ जाता है बच्चों हमारे पास उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब सेकंड हम लेते हैं, यदि बिंदु P निरक्ष पर स्थित हो, द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो, तो देखिए निरक्ष का मतलब कब होगा इसको समझिए। ये पॉइंट जो होता है वो ऐसे आ जाए यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि द्विध्रुव के जो अक्ष होता है, इस अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली जो लाइन होती है, इसको हम निरक्ष कहते हैं। तो ये थीटा एंगल पर ना होकर यहाँ होगा, तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा, 90 का बन जाएगा। क्योंकि जैसे मान लिया, वापस खोल इधर बताता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का है, और ये इसका केंद्र है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होता है, तो ये इसके साथ अक्ष के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का ये पॉइंट। तो ये होता है निरक्ष। तो इस निरक्ष पर अगर पॉइंट है तो थीटा बराबर कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। और कोस 90 हमें पता है 0 होता है। तो यहाँ पर कोस 90 हम पुट करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 0, तो पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा समीकरण 6 से। तो समीकरण 6 से हम वैल्यू पुट करें तो V बराबर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो याद रखना है, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। निरक्ष पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर विद्युत विभव 0 होता है। लेकिन हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती है। E 0 नहीं होता है बच्चों, E नॉट इक्वल टू 0 होता है निरक्ष पर, लेकिन विभव 0 हो रहा है, ये ध्यान रखना आपको। तो इस प्रकार से हम एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर और किसी थीटा एंगल पर विद्युत विभव हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें फिर स्थितियां लेके हम अक्ष और निरक्ष पर हम विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।